यस हेलो वेलकम, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जी हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का रसायन विज्ञान। जी हाँ, रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जी हाँ फिजिकल यानी कि भौतिक रसायन, यानी कि उसका पहला ही हमारे पास हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर विलियन चैप्टर। जी हाँ, सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिसमें से आपका जो है ना वो न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी कॉन्सेप्ट भी पेपर में आता है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन किस तरह के आएंगे हम उसकी बातें कर रहे हैं कंटिन्यू। इससे पहले जो है मैंने इस चैप्टर का 2 लेक्चर रिकॉर्ड करके ना अपलोड कर चुका हूं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, तो हम लोग फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ रहे हैं। एक बार जो है मैं इस चैप्टर को कंप्लीट डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, आपको ना पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाला कम से कम 20 लेक्चर होंगे उस प्लेलिस्ट में, है ना। तो 20 लेक्चर में हमारा ये जो है ना चैप्टर है वो फिनिश हुआ था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम समझाया था। अब जो है हम लोग 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन ले रहे हैं, और रिवीजन के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं और किस तरह से बहुत जल्दी से हम उसको ना समझाने का प्रयास करते हैं। हम उसमें लिखते हैं बहुत कम, क्योंकि आपके पास जो होगा पहली बार नोट्स बन गया होगा और वो नोट्स आप सामने लेकर के बैठे होंगे जब मैं आपको इस चैप्टर को रिवाइज के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या है, आज की क्लास में हम लोग जो है ना विलियन के अंदर अणु संख्या गुणधर्म को समझेंगे डिटेल में, ठीक है ना। इससे पहले 2 लेक्चर में जो है मैंने क्या क्या सांद्रता पद और हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम जो है ना वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, इस क्लास में हम आपको अणु संख्या गुणधर्म के बारे में डिटेल में समझाएंगे। देखो अणुसंख्यक के गुणधर्म, यानी अणुसंख्यक क्या है, अणुसंख्यक एक गुणधर्म होता है, ये एक्चुअली होता क्या है वो आप यहां पर हम आपको समझाने वाले हैं। देखो सबसे पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो है ना अणुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है इसको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। ठीक है, देखो क्या है, मान लो मेरे पास एक विलायक है, मेरे पास क्या है एक विलायक है, और इस बंद पात्र के अंदर आप कह सकते हो बंद कंटेनर के अंदर जो है वो क्या है ये है विलायक, वाष्पशील विलायक, वाष्पशील विलायक। ठीक है ना। अब ये जो वाष्पशील है इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो विलायक है उसको उड़ना आता है, यानी वो वाष्प बनाएगा। तो जब इसका वाष्प बनेगा तो वाष्प बन करके जो इस पात्र के अंदर रिक्त स्थानों पर जो खाली स्थान है उसमें जाकर क्या होगा बताओ, इकट्ठा हो जाएगा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये साम्यावस्था पर क्या होगा, ये जो वाष्प के कण है वो इस लिक्विड के सतह पर दाब लगाते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, वाष्प दाब। ठीक है ना। हाँ, यानी कि इसका क्या होगा, अभी इस प्योर विलायक का अपना वाष्प दाब होगा, आप उसे क्या बोलते हो, P0A। क्या बोलते हो बताओ, P0A मतलब A से होता है अवयव विलायक, तो विलायक का होगा प्योर वाष्प दाब P0A। ठीक है, अब आपने क्या किया, सुनो ध्यान सुनना, अब आपने इसके अंदर एक अवाष्पशील विलय मिला दिया। हो सकता है वो यूरिया हो सकता है ग्लूकोज हो सकता है वो शुगर हो, कोई भी इस प्रकार का विलायक हो सकता है जिसको उड़ना नहीं आता, यानी कि जो वाष्प नहीं बना सकता, अर्थात वो एक अवाष्पशील क्या होगा, विलायक होगा, सॉरी विलय होगा, अवाष्पशील विलय होगा। तो अब यहां पर मैंने क्या लिया इसमें, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील अवाष्पशील विलय हमने इसमें लिया। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, अवयव बी। देखो ध्यान से सुनना एक बात, यहां पर ये जो सतह है किसका, विलायक का, जो वाष्प बनता है उसके सतह पर जाकर के जो अवाष्पशील विलय है ना वो जाकर इस पे बैठ गया होगा, है ना भाई, बैठ गया होगा। अब पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जब हम किसी शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय को खोलते हैं तो अवाष्पशील विलय की वजह से क्या होता है, विलायक के जो कण होते हैं वो वाष्प कम बनते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि अवाष्पशील विलय को मिलाने से जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा ना वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या किया, इसके अंदर अवाष्पशील विलय को मिलाया, तो अवाष्पशील विलय के जो कण है वो इसके सतह पे जाकर के बैठ गया होगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां से वाष्प कम बन रहे होंगे विलायक का, क्योंकि विलय का तो वाष्प बनेगा ही नहीं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं आपको कि देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है कि जो P0A है वो है शुद्ध विलायक, किसका,
शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, है ना। अब जो विलयन का होगा वाष्प दाब, इसका बताओ, पी विलयन, यानी कि विलयन का जो होगा वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब, है ना, वो कितना होगा। तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा बताओ कितना होगा। देखो मैंने क्या कहा, विलयन का वाष्प दाब, यानी कि अगर मैं यहां पर निकालूं, देखो ध्यान से, मैं अगर यहां पर चलो चलते तो नेक्स्ट पेज है ना, देखो मैं अगर विलयन का निकालूंगा वाष्प दाब, किसका बताओ, विलयन का, तो बताओ कितना होगा, पहले की तुलना में कम हो गया होगा, यानी कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा, किससे, पी नॉट ए से। पी नॉट ए क्या है बताओ, पी नॉट ए जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, किसका बताओ, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब बोल है कि नहीं है, वाष्प दाब है ना। और ये क्या बताओ, ये अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का, विलयन का क्या है बताओ, वाष्प दाब, है ना। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम है कि नहीं है। यानी हम केवल इतना कहना चाहते हैं आपको अभी इस समय पर कि विलय, अगर आपने अवाष्पशील जोड़ दिया, घोल दिया किसी ऐसे वाष्पशील विलायक में, तो क्या हो जाएगा, उस विप्राप्त विलयन का जो होगा वाष्प दाब वो क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा शुद्ध विलायक से, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि विलयन के वाष्प दाब से संबंधित ऐसे कई सारे गुण धर्म है जो कि निर्भर करता है अवाष्पशील विलय की जो कणों की संख्या है उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना कि उसकी प्रकृति पर, ठीक है। वो कौन कौन से गुणधर्म है देखो, तो यहां पर मैं गुणधर्म जो लिखने वाला हूं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला होगा हाँ, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, कौन सा बताओ, वाष्प दाब, वाष्प 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 दाब का अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन, एक तो ये वाला गुण है किसका, विलयन का, क्योंकि जब आपने अवाष्पशील विलय उसमें मिक्स किया तो उसका एक ऐसा गुण है जो कि वाष्प है वो कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है बताओ, वाष्प दाब में कमी आई, इसका मतलब और भी ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं विलयन के जो कम हो जाते हैं, उन्हीं को यहां पर मैं लिख रहा हूं। पहला क्या हुआ, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन। बताओ उन्नयन का मतलब क्या होता है, उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, ठीक है ना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, है ना, अवनमन, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जिस ताप पर वो जमता है वो कम हो जाएगा, क्या, अवाष्पशील विलय मिलाने पर। और चौथा क्या इसके अंदर देखो, चौथा इसमें आता है प्रासरण दाब, क्या आता है बताओ, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब जो होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है ना, किसका बताओ, विलयन का, क्या ऐड करने से, अवाष्पशील विलय ऐड करने से। तो ये जो गुणधर्म यहां पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे गुणधर्म जो होते हैं ये अणु संख्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे कोई कहने लग जाए कि भाई अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है परिभाषित कीजिए, तो मैं अणु संख्या गुणधर्म को परिभाषित करूंगा क्या कह करके, कि विलयन का वो गुण, यानी कि किसी विलयन का वह गुण जो अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय के कणों की संख्या
कणों की संख्या पर निर्भर करता है न कि प्रकृति पर, न कि उसकी प्रकृति पर, ठीक है ना, प्रकृति पर। मतलब जितना अधिक कण होंगे उतना ही क्या होगा, ये गुणधर्म प्रभावित होंगे। जो कण है ना, कण, उसकी संख्या जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक क्या होंगे, प्रभावित होंगे ये गुण। कौन कौन से गुण बताओ, देखो ये सारे गुण। तो हमारे पास कौन कौन से है इसमें गुण, तो ये हो गया आपके पास में RLBP हम लोग बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। RLBP मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या होगा बताओ, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस तापमान पर कोई चीज उबलता है वो तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हिमांक का अवनमन, ठीक है ना, यानी जिस तापमान पर कोई चीज फ्रीज होता है, यानी वायुमंडलीय दाब पर जिस ताप पर कोई चीज क्या होता है, जमता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। और वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर कोई चीज उबलता है उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। और चौथा गुण हमारे पास कौन सा बताओ, प्रासरण दाब। ये चारों ही जो होते हैं ये अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं जो कि निर्भर करते हैं विलय कैसा है, विलय के कितने कणों की संख्या है उस पर डिपेंड करेगा। और इन्हीं जो गुणों को ना आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड के अंदर देखो इससे ना परिभाषा तो आता नहीं है, इसी गुणधर्म से न्यूमेरिकल्स आएगा। क्या आएगा बताओ, न्यूमेरिकल्स आएगा, और ग्राफ जो है इनसे संबंधित वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बात हुई किसकी, ग्राफ की। तो पिछले क्लास में मैंने आपको ना आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में ग्राफ समझाए थे, वो ग्राफ आप अच्छे से जरूर पढ़ लेना क्योंकि वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राउल्ट के नियम में जो ग्राफ थे ना, पीछे दो ग्राफ मैंने आपको बनवाया था, आदर्श में बनवाया था एक मैंने आपको अनादर्श में दो बनवाए थे, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए अलग अलग मैंने ग्राफ बनवाए थे ना। वो ग्राफ भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको जरूर उसको एक बार पढ़ के जाना चाहिए। इस चैप्टर से ना, इससे बाहर जो मैं आपको समझा रहा हूं कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले जो सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे क्या, वाष्प दाब। किसका बताओ, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना, क्या बताओ, आपेक्षिक अवनमन, है ना, अवनमन ऐसे लिखते हैं ना भाई, अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वेपर प्रेशर, ठीक है भाई। RLBP हम लोग को शॉर्ट में बोलते हैं, देखो, ठीक है। देखो भाई ज्यादा ना यहाँ विस्तार से मैं आपको समझाने वाला तो हूं नहीं, फिलहाल मैं आपको ये समझा दूं कि आपके पास जो P था विलयन, है ना, क्या था बताओ, P था विलयन, ये जो था वो कम था किससे, P0A। सब लोग जानते हो ना, पीछे मैंने आपको लिखवाया क्या था। अब हम ही जानना चाहते हैं कि अगर ये कम है वाष्प दाब किससे, इससे, तो कितना कम है, कैसे निकालोगे, अधिक में से कम को माइनस करके, है कि नहीं। यानी कि वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, हाँ भाई अवनमन, ठीक है ना। देखो कितना होगा, आप इसको डेल्टा P बोलोगे और वो हो जाएगा P0A माइनस क्या बताओ, P, है ना, विलयन, P विलयन। आप यहां पर ना P विलयन लिखो, ठीक है। अरे इसको इतना हम लोग लिख सकते नहीं, लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम क्या बोलता है बताओ, राउल्ट का नियम बोलता है, राउल्ट के नियम से क्या होता है बताओ, जो P विलयन होगा, क्या कहा मैंने, P विलयन होगा, वो क्या होगा, समानुपाती नहीं होगा, किसके बताओ, P नहीं, उसके मोल अंश के, उसके, अरे होगा ना, होगा। यानी आप कहना चाहते हो कि P विलयन जो होगा, सुनो ध्यान से, दो रट्टे वाली कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि वो जो विलयन है जिसमें अवाष्पशील विलय है उसमें केवल वाष्प कौन बनाएगा, विलायक, तो विलायक का तो होगा, तो ये तो है। अब विलयन का जो आएगा वाष्प दाब वो विलायक की वजह से आएगा, तो वो क्या होगा देखो, P
नॉट ए और एक्स ए। दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब इस विलयन के वापदाब को हम लोग इसमें रख देंगे, है ना। तो देखो ध्यान से, डेल्टा पी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, पी नॉट ए और माइनस पी नॉट ए और एक्स ए। इतना समझ में आ रहा सबको? एक चीज और ध्यान से, अब मैं इसको ऊपर को, ठीक है ना। देखो जो डेल्टा पी होगा, पी नॉट ए कॉमन कर लोगे क्या, एक माइनस एक्स ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब ये जो x एक माइनस एक्स ए है, आप इसे क्या लिख सकते हो बताओ, पी नॉट ए एक्स बी। नहीं लिख सकते? हाँ, देख रहे हो, मोल अंश आप किसका लिया है, विलय का। यानी कि जो अवनमन है वाष्पदाब में, वो निर्भर किस पे कर रहा है, विलय के मोल अंश पे। विलय के जितना कम होगा विलय का मोल अंश, उतना ही वाष्पदाब अधिक होगा, ठीक है ना। अब देखो, तो डेल्टा पी अपॉन में आप क्या लिख पाओगे, देखो डेल्टा पी अपॉन में आप लिख पाओगे पी नॉट ए, क्या लिख पाओगे, और एक्स बी। समझ में आ रही बात? तो डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ए, जो ये वाला टर्म है, कौन सा, ये वाला, ध्यान रखना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, इसी को हम लोग कहते हैं RLVP, यानी कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है भाई। आपेक्षिक अवनमन हम लोग इसी को बोलते हैं। यानी कि हम ये समझते हैं कि किसी भी ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय उपस्थित हो, उसका जो आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन है, वो उसमें विलय के मोल अंश के समानुपाती होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने एक बात देखो अभी ना पीछे यहां पे देख लिया, क्या देखा भाई, हमने देखा कि जो डेल्टा पी था अपॉन पी नॉट ए, वो किसके मोल अंश था ना, किसका, बी मतलब विलय का। तो आप इसे क्या लिखोगे बताओ, एन, आप इसे लिखोगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, नहीं लिखोगे। अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा विलयन है वो अत्यधिक तनुकृत है, क्या, तनु विलयन के लिए, देखो सुनो, तनु विलयन के लिए हमारा एनसीईआरटी केवल ऐसा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही दे रहा है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो फिर आप यहां पर जो मैं ना एक कंसेप्ट यूज करने वाला हूं, उसे आप नहीं लगाओगे। देखो तो क्या लिखा है, डाइल्यूट विलयन के लिए, विलयन तनु विलयन के लिए क्या होगा, देखो सुन ध्यान से, एन जो होगा किसके, जो मोल अंश होंगे विलय के, वो बहुत कम होंगे, वो बहुत किससे, ए से। ए मतलब विलायक, यानी कि विलायक के नंबर ऑफ मोल से विलय के नंबर ऑफ मोल बहुत कम होगा। तो हम यहां पर करेंगे क्या बताओ, हम यहां पर ये लेंगे कि एन ए प्लस एन बी के स्थान पे ना लगभग हम लोग एन ए लेंगे। क्या लेंगे, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू आप क्या लोगे बताओ, एन बी अपॉन एन ए। अब हम इसको हल कर देंगे, है ना। तो ये क्या हमारा RLVP का एक बेहतरीन फार्मूला, ठीक है ना। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, है ना। अब देखो ध्यान से, आप इसको ना अपने सहूलियत के लिए इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो। पी नॉट इक्वल टू क्या, WB अपॉन MB, ये क्या भाई, मोलों की संख्या का सूत्र दिया गया भार बटे मोलर भार, मोलर द्रव्यमान। और यहां पर क्या है, देखो इसमें एन ए के स्थान पर WA अपॉन MB, सॉरी MA, है ना। आप इसको ऐसे लिख पाओगे, WB अपॉन MB इंटू MA, MA आएगा ऊपर, ठीक है ना, और नीचे WA, ठीक है ना। तो आपेक्षिक अवनमन किसका, वाष्पदाब का जो आपको सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, P डेल्टा P अपॉन P नॉट A इक्वल टू, आप इसमें क्या लिखोगे बताओ, इसमें आप लिखोगे WB इंटू MA अपॉन क्या, MB इंटू WA, ठीक है ना। देखो ये फॉर्मूला आपको फाइनल याद रखना है, ठीक है, RLVP के लिए, ठीक है। ये कहां से आया, ये राउल्ट के नियम से ही निकल के आता है, ठीक है ना।
तो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म RLVP आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ ना यार ड्राइव कर दिया है, ठीक है। ड्राइव करना आपको ना इतना जरूरी है नहीं, पेपर में आता नहीं, ठीक है ना। आ गया तो आप लोग कर दोगे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अगर आप अवाष्पशील विलय उसमें डालोगे किसी शुद्ध विलायक में, तो उसका जो वाष्प दाब है ना वो कम हो जाएगा शुद्ध विलायक की तुलना में उस प्राप्त विलयन से, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि विलयन कम होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो डेल्टा पी है आप इसको ऐसे भी लिख पाओगे, T नॉट ए माइनस पी विलियन, क्या पी विलियन अपॉन क्या P नॉट ए इक्वल टू क्या लिखोगे तो यहाँ पर ये पूरा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन क्या एम बी इंटू डब्ल्यू, ठीक है भाई। देखो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। इस प्रकार से ना आप लोग यूज कर पाओगे, ठीक है। हम लोग ना इस पर बेस क्वेश्चन भी लेंगे, आप बेफिक्र रहो। अब मैं आपको सबसे पहले इसके बाद जो है ना एक अगला जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसका नाम क्या बताऊं, हाँ क्वथनांक का उन्नयन यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, अब जो मेरे पास अगला गुणधर्म है, कौन सा गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म, वो बताओ क्या है। वो हमारे पास है 2 नंबर का क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है भाई। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसको एक्चुअली है क्या, है ना, हम लोग इसे समझते हैं फटाफट, ठीक है। देखो क्या एलिवेशन मतलब कि बढ़ जाना। एक बात आप ध्यान रखना, जितना अधिक वाष्प दाब होता है उतना ही कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी जितना ज्यादा वाष्प दाब होगा वो उतना जल्दी कम ताप पर वो उबल जाएगा, ठीक है ना। यानी हम लोग ये कह देते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है ना वो व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है किसके, टीबी के। अब टीबी क्या है, टीबी क्या होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, ठीक है ना, किसका, किसी विलय का या किसी और अन्य पदार्थ का, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर जितना अधिक वाष्प दाब होगा, जितना अधिक क्या होगा बताओ, ओ शिट, जितना अधिक वाष्प दाब होगा, ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ, हाँ अच्छा ऊपर भाग गए थे, कोई बात नहीं, हाँ गद्दारी करो, ये कब है गद्दारी कब, चलो करा, ठीक है। देखो क्या होगा इस पे, हाँ जितना अधिक वाष्प दाब होगा उतना ही कम उसका क्या होगा, क्वथनांक होगा। देखो ऐसे फिर से एक बार समझो आप लोग, मान लो मेरे पास क्या एक बीकर है, ठीक है भाई, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या बताओ, प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर है विलायक। अब इस प्योर यानी कि शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का क्या होगा बताओ, हाँ और इसका होगा क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक ये क्या होगा भाई, तो सुनो, ये होगा मान लो डेल्टा टी नॉट बी, क्या होगा डेल्टा टी नॉट बी। अब आपने क्या किया, इसमें मिक्स कर दिया क्या चीज, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय, मिक्स किया इसके अंदर। बताओ इसके अंदर जब आप लोग अवाष्पशील विलय मिक्स कर दोगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जानते हो ना। अब सुनो, अब क्योंकि वाष्प दाब जो है वो कम हो जाएगा किसका, विलयन का, किससे, शुद्ध वाले से। अब जैसे ही वाष्प दाब कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो डेल्टा टी बी है, जो डेल्टा टी बी है वो क्या है, अवाष्पशील, अवाष्पशील, अरे यार क्या हो रहा है, अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त, विलय युक्त
अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब नहीं भैया, विलयन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, ठीक है ना। अब हम सभी लोग यार ये जानते हैं ना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वाष्प दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। क्वथनांक, क्वथनांक है ना, हाँ उल्टा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है ना। अब बताओ यहां पर वाष्प दाब घट गया कि बढ़ गया, वाष्प दाब घट गया तो बल कौन गया होगा, क्वथनांक। तो हम ये कह रहे हैं कि जो डेल्टा टी बी है ना वो ज्यादा होगा किससे, डेल्टा टी नॉट बी से। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, यानी बढ़ गया होगा क्वथनांक, कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, आपको ये देखना है, ठीक है। देखो कितना बड़ा होगा इसका क्वथनांक भाई साहब, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन, क्या उन्नयन, यानी बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ गया होगा, कितना बड़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट आपको ये देखना है। आप इसको बोलोगे डेल्टा टीबी, क्या बोलोगे इसको आप लोग, डेल्टा टीबी, है ना। अब जो डेल्टा टीबी है ना, ये आपको यहां पे समझना है, टीबी माइनस टी नॉट बी, दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। बढ़ गया ना, अधिक में से कम करते हैं माइनस, अधिक में से कम करते हैं माइनस, कौन अधिक है, विलयन का, ये कौन है बताओ, ये है NVS, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलय को शॉर्ट फॉर्म में NVS लिखेंगे, ठीक है। तो NVS युक्त विलयन का क्वथनांक, ठीक है। और ये क्या बताओ, ये है शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, दिक्कत तो नहीं किसी को, ये बिल्कुल शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है भाई। गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है भाई। तो अब आपको ना ये पता चल रहा होगा कि जो डेल्टा टीबी है वो है क्या, डेल्टा टीबी क्या है बताओ, जो डेल्टा टीबी है ये है अवनमन, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो, अवनमन नहीं सॉरी उन्नयन है। प्रयोग दर्शाते हैं कि, प्रयोग से पता लगता है कि जो डेल्टा टीबी है ना वो समानुपाती होता है किसके, उस विलयन के मोललता के, ठीक है ना, यानी डेल्टा ये एम, ठीक है भाई। देखो ये क्या कहता है, डेल्टा टीबी जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, एम के, एम मतलब मोललता, ये क्या है, ये है विलयन का मोललता, विलयन का मोललता, किसको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो, अब अगर हम इसको हटाएंगे समानुपाती को तो यहां पर के बी आ जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर एम, के बी क्या है, हाँ के बी है वियोजन स्थिरांक, ठीक है ना, सॉरी नॉट वियोजन स्थिरांक, यार क्या बोल दिया मैंने, ठीक है ना, समानुपाती स्थिरांक है। हम इसको दो क्या क्या कहते हैं, के बी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, नहीं बोलते हैं इसको, अरे बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, हाँ इसका एक नाम और है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। इसको ना इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी ना बोलते हैं अंग्रेजी में, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। इसमें कोई समस्या तुमको आनी नहीं चाहिए। अब देखो इसमें एक बात और है, ये जो ना फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले में एक चीज और देखो, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी और एम तो आपको पता लग गया। यहां जो एम है ना ये क्या बताओ, ये एम क्या होता है, एम होता है मोललता, और आपको ना याद होगा मोललता,
और इसमें आपको ना याद होगा कि जब मैंने आपको ये समझाया था मोललता, तो उसको हम लोगों ने ऐसे भी देखो लिखा था मोललता, है ना, कि भाई m इक्वल टू क्या होता है बताओ, m इक्वल टू होता है तुम्हारा विलय के मोलों की संख्या, है ना भाई। विलय मतलब चलो मैं नहीं लिखता, ठीक है, बटे में क्या होगा, विलायक का भार केजी में होगा, है ना, केजी में। और इसको आप लोग ये लिखते हो मोल संख्या को क्या, W विलय, विलय का दिया गया भार बटे उसका मोलर भार होगा विलय का, है ना। और गुना में क्या आता है, W विलायक, ठीक है ना। अगर ये किसमें है, ग्राम में है, अगर ये ग्राम में है, अगर ये किसमें है, हाँ ग्राम में है, तो भाई साहब ऊपर आपको 1000 लगाना पड़ता है, याद आपको। यस सर। तो ये डेल्टा टीबी केबी इक्वल हो सकेगा ना, देखो ये इनटू में आपका रहेगा, ठीक है ना। डेल्टा टीबी इक्वल टू आपका ये मिलेगा, ठीक है ना। यस सर। तो आपको ना देखो यहां से विलय का मोलर भार निकलवाएगा तुमसे, ये विलय का मोलर भार यहां से निकल पाएगा। तो डेल्टा टीबी आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। ये है डेल्टा टीबी। अब इसका ना ग्राफ जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको ना ग्राफ समझा दो पहले आपको, ठीक है। देखो ग्राफ समझो कैसे निकलेगा, देखो ग्राफ समझना पहले आप। हम लोग ग्राफ लेंगे किसमें बताओ, तापमान में, ठीक है ना, तापमान में, और किसमें, वायुमंडलीय ताप में, ठीक है ना। यहां पर आप मान लो ताप ले लो, ठीक है, केल्विन में लेंगे ना, केल्विन में। और यहां पर क्या लोग बताओ, वायुमंडलीय ताप, वायुमंडलीय ताप, ठीक है ना। आपने मतलब दाब लिया था, ठीक है ना। अभी पर मान लो ये हमारे पास यहां पर क्या है, एक एटीएम, कितना है, एक एटीएम कह लो, या फिर 1.013 बार, ठीक है ना। इस पर आपके पास जो है कोई दाब है, देखो ना ये हमारा ऐसा चलता जाएगा, ठीक है ना। अभी मान लो मेरे पास क्या है, शुद्ध विलायक, क्या है भी, शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक का जो आपका दाब होगा वो सपोज कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब आपने इसमें जैसे ही क्या मिलाया, अवाष्पशील विलय मिलाया, तो उसका दाब कुछ देखो, पहले यहां था ना भाई, तो यहां पर टी नॉट क्या था, टी नॉट भी था। अब आपने यहां पर लिया तो ये क्या हुआ, तो ये बढ़ गया, ये क्या हो गया, बढ़ गया। ये क्या बताओ, ये टीबी है। अगर हम इसका देखें ग्राफ, तो देखो ये इतना बढ़ गया, पहले यहां पर था शुद्ध, है ना, अब ये क्या हो गया, ये हो गया विलयन का, यानी ये बढ़ गया होगा, है ना। तो यहां इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी नॉट बी, ऐसे हम लोग बोल रहे हैं टी बी। तो ये जो बढ़ा हुआ है तापमान, इसको हम लोग डेल्टा टीबी कहते हैं, ठीक है ना, हम इसे डेल्टा टीबी कहते हैं। तो ये ग्राफ जो ना आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ग्राफ बना कैसे है। ये वाला ग्राफ क्या है, विलायक के लिए, है ना, विलायक के लिए, और ये विलयन के लिए, ठीक है ना। जब इसमें क्या है, अवाष्पशील विलय घोल दिया है, जो बना है विलयन, उस विलयन के लिए ग्राफ, ठीक है। तो ना देखो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन के लिए ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, और ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आपको ना अच्छे से पता होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको दे करके ना तुमसे वो प्रैक्टिस के लिए, सॉरी वो तुमसे न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज करवा लेगा आपसे, ठीक है। कॉपी करो, ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं। अब हम लोग ना जिसके बाद का है वो क्या बताओ, हिमांक का अवनमन, है ना, वो आएगा, ऐसे कॉपी करो, ठीक है। अब ना देखो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ना, आप उसे एक बार देख लो, ठीक है। देखो इतना हार्ड क्वेश्चन देखो इसमें होता नहीं है, ठीक है। आ जाओ हम लोग ना क्वेश्चन देखते हैं पहले, तो एनसीईआरटी देखें ना हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं, तो आ जाओ देखो। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से फिर, ठीक है। तो कल आप लोगों ने ना झारक सीखा था, हम लोग उससे आगे पढ़ रहे हैं, और अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है विलयन। तो खुल जाओ भाई, ठीक है। देखो ये तो आप लोग ना पहले कर चुके हो ना अच्छे से, उनने देखो इससे पहले ना जो हम लोगों ने आरएलवीपी सीखा था, यानी अपेक्षिक अवनमन किसमें, वाष्प दाब में,
कि उस पर बेस क्वेश्चन है ना। आप एक बार उस क्वेश्चन को पहले देख लो, ठीक है, फिर लेंगे अगला क्वेश्चन। देखो अगर यार क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको ना समझ में कुछ घंटा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी ताप पर, अब ताप कौन सा हमको नहीं पता, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब बताओ। शुद्ध बेंजीन मतलब क्या है बताओ, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, तो डेल्टा पी नॉट क्या बेंजीन होता है C6H6 है ना, उसका शुद्ध वाष्प दाब कितना है 0.850 बार, ठीक है। देखो ये बार में है। फिर बोल रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय आपने इसमें घोला, यानी अवाष्पशील विद्युत आप घटे ठोस को घोला, तो आपके पास क्या देखो W क्या अवाष्पशील विलेय NVS लिखो, ठीक है। कितना बताओ 0.5 ग्राम, जो घोलते हुए विलेय होता है। अब देखो ध्यान से, हमसे बोल रहा है ठोस को बेंजीन का भार कितना बताओ, बेंजीन मतलब विलायक का भार कितना है, देखो इसमें विलायक का भार इसमें है C6H6 जो बेंजीन है उसका भार कितना है 39 ग्राम, कितना है, और बेंजीन का देखो मोलर भार भी दे रखा है इसमें MC6H6 कितना है 78 ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। हमसे बोल रहा है प्राप्त विलयन का दाब कितना है, देखो इतना है, प्राप्त विलयन का दाब तुमसे कह रहा है, यानी कि P जो है ना विलयन है, विलयन वो आपको इसमें देखो दिया हुआ है, कितना है 0.845 बार, ठीक है। हमसे कह रहा है ठोस का मोलर भार बताओ कितना होगा, जो ठोस उसमें घोला है आपने अवाष्पशील विलेय उसका मोलर भार, यानी आपसे क्या निकलवा रहा पता है, ये आपसे निकलवा रहा है MB आपसे निकलवा रहा है, ये आपसे देखो ये आपसे निकलवा रहा है क्या, क्वेश्चन कौन गया अभी, ठीक है। ये आपसे ना थोड़ा ना दिक्कत से हो जा रही, कोई बात नहीं। MB मतलब जो आपने इसमें घोला है अवाष्पशील विलेय उसका मोलर भार पूछ रहा है, कितना होगा नहीं पता। अच्छा आपको याद होगा ना, मैंने आपको लिखा था फॉर्मूला P नॉट क्या विलेय, या आप कह लो ना विलायक, आपके यहां पर कौन है विलायक, बेंजीन है C6H6 माइनस विलियन है ना, विलियन अपॉन कौन था बताओ P नॉट कौन है C6H6 इक्वल टू, यहां पर बताओ क्या था फॉर्मूला, यहां पर था WB और B कौन है बताओ NVS, कौन है इनटू क्या था B मतलब NVS यानी कि अवाष्पशील विलेय जो आपको निकालना है, और अपॉन में कौन था बताओ M बेंजीन C6H है ना, A मतलब विलायक का, इनटू कौन था बताओ W C6H6 था ना। अरे तुम्हें गलत बता दिया भैया, तो तुमको आता क्या, फिर तुमको मैंने क्या रिवीजन करवाया बताओ, जब तुम लोग फॉर्मूला ही नहीं बता पा रहे हो। अरे भाई क्या अजीब हो तुम लोग, बस हंसते हो है ना। देखो विलायक, चलो मैं बनाता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर X2 था नहीं था, अरे X2 होता है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि X विलेय का होता है ना मोलन्स, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ था मोलक संख्या किसका विलेय का, अपॉन मोलक संख्या किसका विलायक का होता है। हम फॉर्मूला अगर भूल जाएंगे तो तुरंत बना लेते हैं, ठीक है ना। अपॉन क्या था बताओ WB, B यहां पर है कौन बताओ NVS है, अपॉन MB है ना, और इसके अपॉन में कौन जाएगा NA अपॉन WA अपॉन MA। तो जब तो आप इसको बनाओगे ना फॉर्मूला तो ये ऐसा बन जाएगा WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन MB MB हो गया WA आ जाएगा ना, WA को दो को ना ये बनेगा फॉर्मूला। अब इसमें आपको पुट करना है, B जहां पर है वहां पर क्या NVS है, और जो MA है वो क्या है, हाँ बेंजीन का मोलर भार है, इसमें पुट कर दो। देखो इसको थोड़ा, अब मैंने इसको
सॉल्व कर दूंगा तो देखो ऐसा सॉल्व हो जाएगा ना। देखो 0.850 था किसका, 0.0, देखो ये ना ये प्योर का है, प्योर कितना, प्योर का हमारे पास है 0.850 बार, और जो है जो बिलियन है उसका कितना है 0.845, 0.845 बटे में शुद्ध का आ जाएगा 0.850 इक्वल टू, अब इसमें क्या क्या है इसके अंदर, अब इसमें हमारे पास में है, हाँ दिया गया भार तो किसका, देखो दिया गया भार जो आपके पास इसमें आ रहा है वो इसका आ रहा है, किसका है ये, बी मतलब एनवीएस का कितना है बताओ, देख के बताओ 0.5 है, और फिर कौन था बताओ 78, यानी कि मोलर भार विलायक का, और यहां पर क्या था आपको जो निकालना है वो देखो एम बी निकालना है ना, डब्ल्यू बताना कितना है, एम बी, बी मतलब एनवीएस का मोलर भार, और ये 39, ठीक है ना। आप सबको सॉल्व करो, देखो ये 2 बार में जाएगा है ना, है कि नहीं भाई। अब यहाँ पर बचेगा 0.0 में से 5 गया तो 5 बच गया, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया है भाई, पॉइंट क्या बचेगा बताओ ना, 0.850 में से माइनस कर लेंगे 0.845, 10 में से 5 गया 5, 0 0 ना 0.005 अपॉन में 0.5850 है ना, इंटू में 2 ले आओ, यहाँ क्या बचा 0.5 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पर 1/m/n/ds, ठीक है भाई। देखो सॉल्व करो इसको, ये पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया ना, नहीं हो गया, 5 से भाग करो इसको, 5 कम 5 5 3 गया 735, 0 170 हो गया। अब इसकी इसमें कर दो इनटू, तो कितना आएगा देखो, पॉइंट हटाओ यहाँ 10 लगाओ, 2 जा 4 अपॉन 170 इक्वल टू 1 अपॉन m/n/ds, तो जो m बचेगा n/ds कितना आ जाएगा 170 अपॉन 4, करो डिवाइड, 4 चौक 16, कितना गया इधर बताओ, 1 गया, 4 दूनी 8 पॉइंट, कितना बचा 10 बन गया था ना, तो 2 5, ठीक है, इतना आएगा ग्राम पर मोल, ठीक है भाई। तो ये ना इसका आंसर आएगा निकल के 42.25, ठीक है ना, कितना आ रहा है बताओ 42.45, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 170 आ रहा है ना, ओहो एक मिनट यहाँ का ही मिस्टेक हुआ ना, यहाँ जहाँ पर 0.0 लिखा था ना 0.005 यार, अच्छा यहाँ से 0.0 वो आएगा 0.5, 0, एक मिनट ये सब कुछ ठीक है ना, ओके है, ऊपर है, जो 2 इधर है सर ऊपर आएगा 278 अपॉन 39, 2 ऊपर चला जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से कहीं मिस्टेक हो गया ना, मुझे ये करना है कैलकुलेट, तो 2 ऊपर चला जाएगा इधर गया है ना, अच्छा तो यहाँ मिस्टेक हो गई ना, 2 टाइम जाएगा लेकिन 2 टाइम्स ऊपर जाएगा ना, है ना, हाँ पता यार माइनस करना भी नहीं आता ना, इतनी बड़ी मिस्टेक भाई तुम मत करना, ठीक है ना, मतलब थोड़ा देख के करना ध्यान से, होश में जोश में, 0.5 तो ऊपर बचेगा, यहाँ पर 0.850 है ना, और यहाँ तो क्या बचा ऊपर 0.5 इंटू 2 हो गया अपॉन m/n/ds, है ना। अब इसको ये 1 हो जाएगा, अब यहाँ तो इसको डिवाइड है, तो ये पॉइंट हटाओगे यहाँ से, यहाँ कितना आएगा 1000 है ना, और फिर 0 0 खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचा बताओ, ऊपर बचा 500 है ना, नहीं 50, अब कहाँ मिस्टेक चल रही, 0.5 को इस तरफ ले आओ ना, लेफ्ट तरफ, ना मुन्ना, एक्चुअली इसमें ना सब कुछ हमारा ठीक था पहले, देखो यहाँ पर 0.005 ही रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 0.850 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 0.5 इंटू 2 अपॉन क्या है m/n/ds, ठीक है, तो सीखो ना माइनस करना, ठीक है, देखो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये खत्म हो जाएगा, पॉइंट खत्म, तो 5 अपॉन क्या बचेगा 8
50 और यहाँ हो गया कितना, 2, ये 1 हो जाएगा तो 1/m/n/s, ठीक है। देखो अब इसको तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, कुछ ऐसे m/n/s, इसको पलटा दो तो 850/5 है ना, 17/25 होता है ना, तो ये आपको मिलेगा 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। इस टाइप से ना आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी में वो क्या है, ये था आरएलवीपी पर बेस, आरएलवीपी पर था बेस, है ना। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास में आएगा निकल करके वो ये आएगा कुछ, देखो इसमें अगला क्वेश्चन ये आएगा, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये सस्पेन वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन सिलेक्ट करना था, एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कहता है, कहता है एक सॉसपैन यानी कि पात्र में, एक सॉसपैन यानी कि पात्र में 18 ग्राम कौन है बताओ, ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। ओहो देखो ये क्वेश्चन आपका है ना, कह रहा है एक सॉसपैन यानी कि पात्र में 18 ग्राम C6H12O6 को 1 किलोग्राम जल में घोल दिया आपने, 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। देखो आपसे इसने पता क्या पूछा, आपसे इसने पूछा डेल्टा टीबी का मान, ठीक है। दिया क्या इसने आपको, डेल्टा टी नॉट बी, टी नॉट बी सबको पता होता है ना आपको, 273 केल्विन होता है ना, 273 केल्विन तो जीरो हो जाएगा ना, किस ताप पर ये बॉयल होता है, 373 केल्विन। कहां से आया ये, 100 डिग्री सेल्सियस में बताओ कुल कितने होंगे, 373 केल्विन होंगे ताप। अब तुमसे बोल रहा है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 का कितना भार होगा बताओ, 18 ग्राम आपने इसमें लिया है। विलायक यानी कि जल कौन है, जल का भार कितना है, 1 किलो, कितना है, तो आसान क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब तुमको तो केबी की वैल्यू ये तुमको देगा, ठीक है ना, केबी तुमको देगा ये, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, याद है, WB/MB इंटू WA इंटू ऊपर क्या आता है 1000, तो इसमें 1000 लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी केजी में तुमको दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है बताओ, केबी। अब सब कुछ इसमें पुट कर दो, तो डेल्टा टी बी को आप लोग क्या लिखोगे बताओ, डेल्टा टी तो बहुत बाद में लिखेंगे ना, केबी का बताओ कितना वैल्यू, 0.52 हो गया केबी। एमबी कितना है, यानी कि विलय का भार कितना है, 18 ग्राम, 18 ग्राम अपॉन में देखो इसका भार कितना होगा, 180 ग्राम प्रति मोल होगा, मोलर भार, ठीक है ना। बस अब ये यहां पर 1 केजी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 10 बार में जाएगा नीचे, है ना, 10 पहुंच गया। अब इसको और सॉल्व आप कर सकते हो आगे, डेल्टा टी बी हमको नहीं पता, ये सब सॉल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। 10 यहां पर है तो 0.052 हो जाएगा, है ना, हाँ इतना आ जाएगा, 0.052 किस में आएगा, ये केल्विन में। आपको निकालना है क्या बताओ, डेल्टा टी नॉट बी को आप क्या लिखते हो, टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू 0.052। आपको टीबी निकालना है, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, तो 0.052 प्लस टी नॉट बी, बताओ ये वैल्यू कितना है, 0.052 प्लस 373, जोड़ दो इसमें कितना आएगा बताओ, 0.15 होता है ना, एग्जैक्ट कर लो, 0.15 भी होता है साहब, ठीक है। तो अगर हम इसको एग्जैक्ट कर लेंगे हम लोग 0, तो 0 2 2 5 5 10, 1 और 1 2, और कितना आ गया 3 7 3, 373.202 है ना केल्विन, इसका आंसर है क्या, इतना जो है ना इसका निकल के आता है बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन ना करना जरूरी है, क्वेश्चन तुम्हें जरूर करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ही ना पेपर में आपको देंगे वो एनसीईआरटी का, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म, इससे यार क्वेश्चन आएगा, से थ्योरी तो देखो आने वाला है नहीं, ठीक है, थ्योरी तो आगे से आएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो इसमें और है, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, उसे आप जरूर देखो। मैं क्वेश्चन इसलिए ना ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो ये क्वेश्चन है अगला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें जरूर करना चाहिए। देखो इन सभी क्वेश्चन को ना करने के बाद में कहां से डालेगा वो क्वेश्चन, यहीं से तो आएगा, एंशंट एग्जाम्पल ही डालेगा वो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन का क्वथनांक। देखो फिर से क्वेश्चन बेंजीन वाला ही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेंजीन का क्वथनांक कितना बताओ, यानी कि मतलब ये प्योर हो गया T0B, कितना है प्योर का 353.23 केल्विन है, ठीक है। फिर बोलता है इतना ग्राम अवाष्पशील विलय, W आपको इसने दे दिया NVS, अवाष्पशील विलय को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में 1.80 ग्राम, ठीक है ना। विलय को 90 ग्राम बेंजीन में, वाओ बेंजीन यानी कि विलायक भी आपको इसने दे दिया, कितना है 90 ग्राम दे दिया। कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तुमको देगा बोर्ड में, देखना सब कुछ तुमको जो दिया हुआ है ना उसको बस लिखना है दे करके और फॉर्मूला करना अप्लाई, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना, नंबर कोई नहीं कटेगा, ठीक है। देखो अब क्या बोलता है बॉइलिंग, ये क्या बोलता है, घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया बताओ, कितना 354.11। ये किसका, ये विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, जो बढ़ गया, पहले था इतना शुद्ध का, बढ़ गया तो इतना पहुंच गया 354 पॉइंट कितना 11 केल्विन हो गया, नहीं हो गया। अब कितना बढ़ गया पहले आप ये निकालो, तो आप पहले डेल्टा टीवी निकालो। तो कैसे निकालोगे, टीबी माइनस टी नॉट बी, तो निकालते हैं। तो अब आपको ये लगाना है, देखो ध्यान से, यानी कि हमारे पास जो टी बी है वो कितना है 354.11 माइनस करना है किसको 353.23, है ना। अब इसको माइनस कर लो एक बार, मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। 354.11 में से माइनस करना है 353 पॉइंट कितना है 23, घटाओ आता है 11 में से 3 गया तो 8, 0.88 यहाँ कितना बचा 10 में 2 गया तो 8 पॉइंट हासिल किया, तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है ना 0.88। तो आपके पास जो डेल्टा टीबी निकल के आ रहा है वो 0.88 आ रहा है ना केल्विन में। हमसे क्या पूछा इसने, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। हाँ यही तो क्वेश्चन पूछा तुमसे एग्जाम में, विलय का मोलर द्रव्यमान तुमसे निकलवाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा ना रफ वर्क था, तो यहाँ पर मैंने कर लिया था, तुम भी ऐसे ना कर लेना साइड में। तो डेल्टा टी बी जो होता है वो क्या होता है बताओ, के बी होता है ना, साथ में बताओ। तुमको ये फॉर्मूला यार याद होना चाहिए ना, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अगर ग्राम में है तो अपॉन में क्या आएगा बताओ, एम बी इंटू डब्ल्यू ए कौन है विलायक है, बी कौन है विलय। अब यहाँ जो घोल रहे हैं वो तो विलय है, जिसमें घोल रहे हैं वो क्या है विलायक है। बेंजीन में घोल रहे हैं तो बेंजीन यहाँ पर विलायक है, यानी कि डब्ल्यू ए की जगह हम लोग बेंजीन का बाहर रखेंगे, ठीक है। और जो एनबीएस है वो विलय है, तो यहाँ पर जो एम बी है वो विलय का मोलर द्रव्यमान जो आपको निकालना है यहाँ पे नहीं पता। तो डेल्टा टीबी देखो अभी आपने यहाँ पे ज्ञात किया 0.88 केल्विन हो गया, केबी का मान देखो इसमें दे रखा है ना सही 2.53 है ना। अच्छा यूनिट साथ में पुट करना होगा इसमें, ठीक है, केल्विन केजी प्रति मोल, ठीक है, ये केबी का मान हो गया। अब यहां पर डब्ल्यू बी यानी कि 1.80 ग्राम जो कि कौन है विलय है। अब अच्छा गुना में कौन है बताओ 1000 भी है, ठीक है ना, और बटे में कौन है देखो यार, बटे में आ रहा है एम बी जो आपको निकालना है, और ये कितना है बेंजीन का भार कितना है बताओ 90 ग्राम। तो ये 90 जो है ना केजी में चेंज हो चुका होगा, ठीक है ना, किसमें केजी में, क्योंकि यहाँ पे 1000 आ गया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ये केजी मर गया, यहाँ इसका क्या बचा केल्विन, देखो ये केल्विन से केल्विन क्या हुआ मर गया, ग्राम से ग्राम नहीं मर रहा है ना, तो ग्राम पर मोल में निकल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मैं तो छोटा करता हूँ, ठीक है ना। देखो अब आपको यहां से ये निकाला, तो एम बी को इधर लिया हो, लिया इधर, यहाँ पर है कौन 2.53 गुना यहाँ पर कितना है 1.80 और गुना में क्या बताओ 1000, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, 0.88 नीचे आ गया, ठीक है ना, गुना में 90, ठीक है, ग्राम प्रति मोल में क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो इसको ना सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। चलो मैं कर दूं, ठीक है। तो पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा, तो जो क्या हुआ मर गया, 1 0 से 0 भी मर गया। ये तुम्हारा क्या बन गया था देखो 9, ये क्या बन गया था 180, तो 9 दूनी 18, इसमें 90 आ जाएगा, है ना, हाँ 90 आ गया, वैसे यहाँ पे 90 आ गया ना, हाँ 20 आएगा 20 हाँ सॉरी 20 आएगा, 20 आ गए भैया। चलो
ये मिस्टेक अभी हो जाता है हमसे। तो इसमें क्या हुआ, एम बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, 2.53 गुना में 20 और क्या इधर कुछ नहीं, यहाँ देखो नीचे ध्यान से कितना है, 0.88 इंटू, नीचे कुछ बचा नहीं बचा, ये ग्राम पर मोल में आएगा इसमें ना, हाँ जी, ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ना इजीली सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर ना आ जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करके। तो ऐसे ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना तुमसे पेपर में देगा। तो अणुसंख्या गुणधर्म पर है क्या, आपको देखते ही ना यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अवाष्पशील विलय है उसका मोलर भार पूछा है या नहीं, या फिर क्या पूछा है। क्वेश्चन पढ़ के जो आपको दिया ना वो लिखो, क्वेश्चन सॉल्व होगा चुटकी में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले अणुसंख्या गुणधर्म की तरफ, ठीक है। अगला जो अणुसंख्या गुणधर्म है उसका नाम क्या बताओ, उसका नाम है, हाँ, अवनमन। क्या, हिमांक का अवनमन। देखो हिमांक, ये तीसरा गुणधर्म है भाई, हिमांक का अवनमन, ठीक है ना, अवनमन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है भाई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है आपका अगला टॉपिक। देखो ये कैसे होगा सॉल्व, अब इसकी बात करते हैं। जो फिर से वही वाली बात होगी ना, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि अवनमन, वो वाष्प दाब का क्या होता है, समानुपाती। यानी आप सभी जानते हो कि वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है अगर हम किसी शुद्ध विलायक में एक कोई अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो। अब क्योंकि जो वाष्प दाब होता है वो समानुपाती होता है किसके, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक के, किसके, हिमांक के। बताओ जब तुम अवाष्पशील विलय मिलाते हो तो हिमांक कम होता है कि नहीं होता है, हिमांक कम, यानी कि वो कम ताप पर अब जमेगा। यानी अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो रहा था, अगर तुम उसी पानी में ग्लूकोज मिला दो या चीनी मिला दो तो वो पानी 0 डिग्री पे नहीं जमेगा, वो नीचे जाकर माइनस में जमेगा, ठीक है ना, यानी उसका हिमांक कम हो जाएगा। यही यहां पर होता है। तो हम कहना ही चाहते हैं कि मान लो जो TF है, T0F है, ये शुद्ध विलायक का क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक हो जाएगा, है ना भाई। और जो मेरे पास TF होगा ये NVS युक्त विलयन का क्या हो जाएगा, हिमांक, विलयन का हिमांक हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब हिमांक में अवनमन कितना हुआ, हिमांक में अवनमन, देखो यहां लिखो, हिमांक में अवनमन, अवनमन, अवनमन है ना, हिमांक में अवनमन, अवनमन, ठीक है। यानी कि हम इसको बोलेंगे डेल्टा TF, डेल्टा TF कितना होगा, यानी कि अवाष्पशील विलय को मिलाने से पहले जो था हिमांक वो था, मान लो कुछ था, T0F था, और मिलाने के बाद में वो कम हो गया तो T0F जो अधिक था उसमें से माइनस कर देंगे किसको, कम वाले को, जो कि विलयन का कम होगा। तो डेल्टा TF ये समानुपाती होता है, बताओ किसके, मोललता के, ठीक है ना। तो हम यहां से जैसे ही हटाएंगे, सेलेक्ट हो गया, आप जैसे ही हटाओगे समानुपाती का चिन्ह, यहां पर KF आता है, क्या आता है, KF आएगा और M। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, हिमांक के अवनमन में, ठीक है। क्या हार्ड है ये हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे, जो हमारे पास डेल्टा TF था, यहां पर KF और M, ये जो मेरे पास इसमें KF है, इसे क्या क्या कहते हैं बताओ, हिमांक अवनमन, अवनमन स्थिरांक, ये तो बोलते हैं। इसका एक नाम और है, बताओ क्या है, हाँ, कायो, तो तुमको पढ़ना भी आता है, मोलल अवनमन स्थिरांक है ना, क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन, अवनमन स्थिरांक हम इसे कहेंगे, ठीक है। या फिर इसका एक नाम और भी है,
अंग्रेजी में CRYO, या फिर आप उसको ऐसे लिखोगे रायो, सॉरी हमसे ना पढ़ाने जा रहा है, हाँ हाँ आप ना खुद ही पढ़ लेना, CRYO होता है वो स्कोपिक, स्कोपिक स्कोपिक है ना, स्थिरांक, ठीक है ना, इस तरह से आप ना इसको बोलोगे। क्या पर रे लगा हुआ है तो कायो मत पढ़ना इसको, CRYO क्या बनेगा, RSCRYO क्या पढ़ते हैं, क्रायो, तो इसमें यो लगा लो ना, क्रायो, हाँ क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक है स्थिरांक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको ना और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है ना। देखो तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या बना, KF, और ये क्या बताओ मोलता है, तो NB अपॉन क्या आएगा, WA है ना। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 आप लोग लगाते हो, ठीक है। तो डेल्टा TF इक्वल टू बताओ क्या आएगा, KF इंटू आप इसे क्या लोगे, WB अपॉन MB इंटू क्या आता है, WA ऊपर में 1000, ठीक है ना। ये आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 रहेगा, वरना ऊपर 1000 नहीं रहेगा, ठीक है ना। यानी कि डेल्टा TF का एक सिंपल फॉर्मूला आ गया, KF गुना क्या, WB मतलब कि विलय का दिया गया बाहर, गुना में 1000 और बटे में कितना है MB और गुना में WA, ठीक है ना। इस प्रकार की ना जो चीजें हैं आपको ना सामने निकल के आता है, ठीक है। तो ये डेल्टा TF है। अब इसका ग्राफ देखो बड़ा मस्त बनता है, ठीक है ना। तो इसका ना ग्राफ मैं आपको बना के देखो इधर दिखा रहा हूँ, अच्छा इसे ना आप लोग कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना, अपने डिवीजन नोट्स में। इसका ग्राफ देखो ऐसा बने, ग्राफ हम लोग फिर से बनाएंगे, ठीक है ना। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, देखना कैसा। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तापमान लेंगे, ठीक है ना। ताप किस में, केल्विन में, और यहाँ पर क्या लोगे, दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक है भाई। अब यहां तुम क्या लोगे, इधर प्रेशर। मान लो एक एटम पहले यहां पे था, ठीक है। तो अब अगर यहां से आप एक लाइन खींचोगे सिंपल सीधी है ना, ऐसा देखना ध्यान से। मान लो पहले जो मेरे पास था विलायक, शुद्ध विलायक, ये था क्या उसका T0B, ठीक है भाई, सॉरी F लेंगे ना, B तो हम लोग लेंगे नहीं, ओहो चीजें गड़बड़ चल रही है, T0F। अब हमने जैसे ही इसके अंदर क्या करा, अवाहशील विलय को मिलाया, तो अब क्या होगा, इसका कम, मतलब ताप तो इसका बढ़ेगा, तो ये ताप कम हो जाएगा ना। तो ये तुम्हारा कुछ इस टाइप से ग्राफ देगा, ठीक है, ऐसा देगा ये ग्राफ, देखो हाँ विलय का ग्राफ ना कम हो जाता है, तो है ना ग्राफ ऐसे बनाओ उसको, ये होगा विलायक का, शुद्ध विलायक कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है ना। और जो ये होगा विलयन का, ये TF, ये जाएगा देखो तो ऐसे, मतलब अब ये यहां नहीं जमेगा, यहां तो इसका तापमान कम ही है, यहां पे इसका तापमान ये होगा, है ना बिल्कुल सीधा। यहां जो इसका तापमान है ये T0F शुद्ध का है ना, शुद्ध का है, तो विलयन का ये यहां ना जम करके ये ऐसे जमेगा, अच्छा नहीं बना, ऐसे बने, ठीक है। देखो ये यहां जमता है, इसको यार यहां काटेगा ये, देखो ये थोड़ा सा इसको और ऐसा बनाओ, ग्राफ सही नहीं बनते भाई, और ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पे काटा है ना, तो ये इसको केवल टच ही करवाओ, देखो ना ये यहां काटेगा, तो ये वाला ग्राफ अब यहां पे कौन जमेगा, ये है तुम्हारा TF, ठीक है ना। इस तापमान पर ये जमना तो प्रारंभ करें, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको ग्राफ और अच्छे से बनाते हैं, पहले यहां पर आएगा ऐसे, गलती हो ही जा रही है,
ठीक है आपने ऐसे ना, अब ये जाएगा देखो ऐसे, अब ग्राफ ठीक बना। तो ये हाँ ये इधर ग्राफ जो एंड सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ग्राफ में थोड़ा वहां से जैसे देखना, ठीक है ना, ये ग्राफ ऐसे बनना है। तो अब ये जो डिफरेंस है देखो यहाँ पर, ये डेल्टा टी एफ का डिफरेंस, ठीक है ना, ऐसे ये ग्राफ इसका बनता है, ठीक है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आप ये ग्राफ क्या ना पेपर में बहुत बार आ जाता है ना, तो आप कर पाओगे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ डेरिवेशन तो इस पर बेस्ड आता नहीं है, आता क्या है न्यूमेरिकल, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए ना इस पर बेस्ड कैसे करते हैं, ठीक है। तो एनशार्ट का ना एक और हम लोग अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल आप लोग कैसे देखोगे, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हिमांक में अवनमन पर बेस्ड क्वेश्चन, देखो ये रहा हिमांक का अवनमन पर बेस्ड क्वेश्चन, ये इधर है, इसमें आ जाओ देखो, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है और पढ़ते हैं पहले। कह रहा है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, ये रहा उसका सूत्र, 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। मतलब कितना घटा और अब वो घटने के बाद किस तापमान पर वो अब जमेगा, ये करना है कैलकुलेट, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे इसका, हाँ विलय का भार कितना बताओ, C2H6, देखो O2 होता है, इथाइल ग्लाइकोल, इसका भार है 45 ग्राम। विलायक का भार कितना बताओ, विलायक यानी कि जो कि जल है वो है 600 ग्राम, है ना। अब हमसे कह रहा है डेल्टा टीएफ निकालो, पहले डेल्टा टीएफ निकालो, तो केएफ होता है ना। अब केएफ का मान देखो जल के लिए आपको दिया होगा ना, तो हम लोग देख लेंगे बुक में, वैसे पेपर में आपको दिया जाएगा, ठीक है। केएफ इंटू यहाँ पर क्या आएगा एन बी अपॉन क्या आएगा देखो डब्ल्यू ए, क्योंकि यहां पर जल है, ठीक है। केजी में देगा तो 1000 से थोड़ा नहीं करना, ग्राम में देगा तो 1000 से ऊपर गुना होगा, ठीक है ना। अब पहले आपको ये निकालना है डेल्टा टीएफ का, बताओ क्या केएफ होता है, इसे आप लोग और क्या लिखोगे डब्ल्यू बी अपॉन क्या जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और यहाँ पर ग्राम में है तो ऊपर 1000 भी आता है ना। अब सब कुछ मिल गया, देखो डेल्टा टीएफ पहले आप निकालो कितना अवनमन हुआ है, तो अवनमन कितना हुआ उसको डेल्टा टीएफ की बात कर रहा है, केएफ का मान देखो दिया हुआ बुक में 1.86, तो इसका होता है 0 पॉइंट कितना 1.86, अच्छा 1.86, ठीक है 1.86 है ना, हाँ 1.86 होता है इसका, ये आपको पेपर में देगा। ये कितना बताओ 45 ग्राम है ना। अच्छा ये कितना 1000, देखो यहाँ पर कितना एम भी आपको दिया होगा, निकालना पड़ेगा। तो एम C6 और H C2 है ना, C2H6 O2, भैया मोलर भार निकालोगे विलय का 62 तो निकालो, जोड़ के निकालो, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, 24 को तो 24 प्लस 6 28 प्लस 32 कितना आएगा 62 आएगा, 30 प्लस 32 बराबर 62 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे लिख दो 62, अब सॉल्व कर देंगे इसको, तो कोई कट रहा होगा ना 3 बार में जा रहा होगा, 3 दूनी 6 3 से बिठा रहे हैं ना 600 इंटू 600, 600, अच्छा ये पानी है ना जल का भार, देखो ये देखो 1.86 है ना, ये और देखो ये 3 बार में जा रहा है, नहीं जा रहा है भाई, 3 दूनी 6 3 से 18, तो अगर आप यहां से हटा दो पॉइंट और यहां पे क्या लिख दो, यहां आप लगा दो 100, तो देखो ये जाएगा इससे 3 बार में पूरा है कि नहीं, और ये 2 0 से 2 ये 2 0 खत्म, ठीक है ना। अब 0 से देखो 0 ये भी गया, 60 बचा, तो 3 से काटोगे तो 3 से 60 20 बार है ना, 20 गया, तो इधर क्या बचा 45 बटे कितना 20, नहीं ऑप्शन बचा क्या, तो 5 नहीं 45, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 होता है, पॉइंट 4 दूनी 8 5, तो इतना केल्विन आया, यानी इतना घटेगा उसका टेम्परेचर, है ना। तो जल का जो होता है फ्रीजिंग पर हिमांक का वो 273.15 होता है, अब इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, तो किस पर वो उबलेगा,
देखो अब मैं तुम्हें यहाँ निकाल के, ये तो होगा आपका एक पार्ट है ना। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है बोलना, तो डेल्टा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ इक्वल टू आया कितना आया, अरे कितना आया, अरे बताओ ना, 2.25 2.25। अब देखो प्योर का हमको पता है, प्योर का हमको 273.15 में से माइनस करना होगा ना 2.25 इक्वल टू डेल्टा टी एफ निकालने के लिए, ठीक है। तो कम हो जाएगा, कितना कम होगा देखो, 5 गया तो 0, 11 में से 2 गया तो 9, 3 में से 2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट है ना 72, 270.90 केल्विन पर क्या होगा ये, अब उबलेगा, सॉरी फ्रीज होगा ना, मतलब जमेगा वो, ठीक है। तो ये क्या है इसका आंसर, ठीक है ना। ऐसे ना आप लोग सिंपली क्वेश्चन कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तुम्हें कर करके ना जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें मोलर भार आपको याद करना है। इसमें एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है इसमें अगला। इसमें कह रहा है कि एक वैद्युत अपघटे है, ठीक है, ये इसमें आपको मोलर भार याद करना है, ठीक है ना। देखो एक वैद्युत अपघटय के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, कितने में, 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। आपको डेल्टा टीएफ देखो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना, ये कितना मतलब डेल्टा टीएफ है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक ये है केएफ। तुमसे ने पूछा विलय का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास जो है ना, इससे पहले आपने डेल्टा टीपी में किया था, तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर बस आप डेल्टा टीएफ का लगाओगे फॉर्मूला, केएफ इंटू क्या, एम क्या है मोलरता, और यहाँ पर क्या आएगा, कुछ नहीं है, मोलरता क्या आएगा ना, सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब यह उसने आपको दे रखा ये रहा है ना, यहाँ पुट करो, केएफ का मान ये रहा और एम का मान निकाल लो, मोलरता है ना, विलय का मोलों की संख्या बटे दिया गया ना भार विलायक का, ठीक है। आराम से कर लोगे ना, करना अपने अपना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं चौथे अणु संख्या गुणधर्म की तरफ, ठीक है भाई। चौथा अणु संख्या जो गुणधर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। प्रासरण दाब, देखो प्रासरण दाब की बात करते हैं, प्रासरण दाब हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, एक बना दिया, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है भाई। ये एक्चुअली देखो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। समझो एक बार क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है विसरण और एक होता है प्रासरण। समझना, मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है ना, इसमें मैं एक लगा देता हूं अर्धपराग में झिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना। जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो ना वहां पे आपको डिटेल में समझाया था मैंने आपको, ये अर्धपराग में झिल्ली क्या है। ये अर्धपराग में झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो करती क्या है पता है, केवल विलायक के अणु को ही अपने अंदर से प्रवाहित करने की अनुमति देता है, ठीक है ना। ये क्या है, हम इसे बोलते हैं एसपीएम, यानी अर्ध पराग में झिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना। अर्ध पराग में झिल्ली ये क्या होती है, ऐसी झिल्ली होती है जो वनस्पति की भी हो सकती है या फिर किसी जंतु का भी हो सकता है, ठीक है ना। झिल्ली मेम्ब्रेन ये केवल विलायक के अणु को ही अपने अंदर से प्रवाह करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। अब मान लो इस झिल्ली से इधर हमने क्या रखा हुआ है, विलयन रखा हुआ है, मान लो है ना विलयन, समझना ध्यान से। अब इधर मेरे पास है विलयन, ठीक है ना, ये क्या है विलयन, इसमें है विलयन, ठीक है ना। और इधर जो है मैंने इसमें रखा हुआ है शुद्ध विलायक, क्या है इधर शुद्ध विलायक, ठीक है भाई, शुद्ध विलायक इधर है शुद्ध विलायक। अब देखो शुद्ध विलायक से, है ना, शुद्ध विलायक से क्या होगा, विलायक के जो कण हैं वो इसके अंदर जाना प्रारंभ कर देगा, किसके अंदर, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर
विलायक के जो अणु है ना वो जाना प्रारंभ कर देगा, जाना हाँ अपने आप में रुका है। देखो तुम ध्यान से सोचना कि मान लो यहां पर बहुत सारा रुई है, क्या है, रुई है, और अगर यहां पर पानी गिर जाए थोड़ा सा तो पानी रुई में जाएगा या रुई पानी में जाएगा? पानी में रुई जाएगी, रुई में पानी जाएगा, मतलब पानी जाएगा रुई, मतलब रुई पानी को सोख लेगा। क्यों सोख लेगा वो? अगर रुई मान लो पहले से गीली होती तो क्या सोखता? नहीं सोखता। रुई सूखा है वो इसलिए पानी को सोख रहा है, मतलब रुई के अंदर जल नहीं है, विलायक नहीं है, तो विलायक जहां पर नहीं है विलायक वहीं जाता है। या फिर आप कह सकते हो जहां विलायक कम है वहां विलायक जाएगा, जहां विलायक ज्यादा है वहां से। तो यहां पर क्या है? विलयन है ना भाई, यहां पर कौन है? यह है विलयन। तो यहां पर क्या है? यह है उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता वाला, ठीक है ना। और ये क्या है? ये है निम्न सांद्रता वाला, ठीक है ना। या फिर आप लोग शुद्ध क्या है? विलायक है। तो इस विलायक का अणु क्या होगा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करना प्रारंभ करते, ठीक है ना। और क्योंकि ये अर्धपराग में झिल्ली से होता हुआ जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं प्रासरण। क्या बोलते हैं इसको? हाँ प्रासरण। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इधर के विलायक के अणु इधर ना जाए, इधर अभी तो क्या है? अभी इसके ऊपर दाब लग रहा होगा PATM, मतलब PATM का मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय दाब यहां भी लग रहा है और यहां भी लग रहा है। इधर से क्या हो रहा है? इधर से विलायक के अणु इधर की तरफ जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो विलायक के अणु है वो इधर ना आए, इधर ना आए। तो क्या करना पड़ेगा? इधर मुझे दाब लगाना पड़ेगा अतिरिक्त। क्या करना होगा? इधर से हम लोग इतना दाब लगाएंगे कि उधर से विलायक के अणु इधर आने से रुक जाए, ठीक है ना। विलायक यानी ऑस्मोसिस, यानी कि हाँ प्रासरण के दौरान विलायक के अणुओं को रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब लगाना पड़ता है उससे हम लोग प्रासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? प्रासरण दाब हम लोग किसे कहते हैं? विलायक के अणु जो शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ गमन कर रहा था उस विलायक के अणु को रोकने के लिए उतना दाब लगाओ कि ये विलायक के अणु रुक जाए। उस दाब को, जो लगाए गए दाब है, उसे हम लोग कहेंगे प्रासरण दाब, ठीक है ना। तो हम यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं कि प्रासरण के दौरान, प्रासरण के दौरान क्या करते हैं? विलायक के अणु को रोकने के लिए, है ना, रोकने के लिए लगाए गए दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब कहेंगे, ठीक है ना। तो प्रासरण दाब आपको पता होना चाहिए एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अब देखो प्रासरण दाब को हम लोग ना ऐसा करते हैं। अब हम लोग क्योंकि एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं डिक्टो, तो जो एनसीईआरटी में वही बताऊंगा, ठीक है ना। प्रासरण दाब को ज्ञात करने के लिए अलग अलग तरीके दिए थे अलग अलग वैज्ञानिकों ने, लेकिन हमारे कोर्स में उनका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहा गया है कि जो प्रासरण दाब होता है ना, प्रासरण दाब, इसे हम लोग पाई से करेंगे निर्दिष्ट, ठीक है ना, पाई से। तो पाई जो होता है ना वो क्या होगा? वो NCR, ठीक है ना, T NRT, ठीक है ना, सॉरी CRT बोलते हैं ना, CRT। अब C यहां पर क्या है? सांद्रता। C यहां पर क्या बताओ? सांद्रता, ठीक है ना, CRT। NCRT में से N हटा दो तो सांद्रता, यानी कि यहां पर ये क्या होगा? मोलरता। क्या होगा? मोलरता। अब देखो तो पाई इक्वल टू N का मान कितना होता है भाई? सभी जानते हैं N/V। N क्या? विलय के मोल संख्या बटे में विलयन का आयतन, लीटर में आएगा। और यहाँ पर R और ये क्या हो गया? T। R क्या बताओ? R हमारे पास क्या है? गैस स्थिरांक। क्या है ये? ठीक है वैसे हमारा आप सब लोग जानते हो ना, स्थिरांक होता है 0.827, ठीक है ना, हम लोग यूज करते हैं। और T क्या है? तापमान, ठीक है। तो ये ना फॉर्मूला आप लोग यूज करते हो। अब सुनो एक बात ध्यान से रखना, देखो विलय के जो मोलर भार है ना उसको आप लोग जो पीछे 3 अणु संख्या गुणधर्म पढ़ चुके हो उससे भी ज्ञात करते हैं, है ना।
और जो विलय के जो मोलर भार है उसे आप इससे भी ज्ञात करते हो। फिर हम ये क्यों सीखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये बोलता है कि प्रासरण दाब का हम लोग उत्पन्न क्यों करते हैं ना, प्रासरण दाब कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन ये लिखेंगे कि प्रासरण दाब का उपयोग कहां किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ना पेपर में आ सकता है तुम्हारे, ठीक है ना। तो आप ना इसको लिख लेना अच्छे से। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है ना, डीएनए आरएनए बड़े बड़े जो होते हैं अणु, उसके मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रासरण दाब का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हम लोग यहां पर ना ये कह सकते हैं कि प्रोटीन, ठीक है ना, जैविक अणु आदि का क्या करते हैं, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रासरण दाब, किसका बताओ, प्रासरण दाब का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है ना। उपयोग नहीं, प्रयोग है ना, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो प्रासरण दाब का ना जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में कई सारे हैं, ठीक है ना। तो ये आर का मानना आप लोग ना अलग अलग है ना, लिख पाओगे। R इक्वल टू 0.0827, ठीक है ना, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना, आप इसे यूज करना, ठीक है ना। ये आर के मान होंगे, ठीक है, जो आर के मान इसमें लगेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। आर का मान 0.0827 के ना, 0.0823 भी ना सब कर सकते हो, 0.0823, ठीक है ना भाई। 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो आप यहाँ राउंड ऑफ करके 2-3 भी कर पाओगे, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी यूज कर रही है ना। बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना, यहां पर इसमें ना बार, ये रहा बार पर मोल पर केल्विन, इसको ना इसकी यूनिट गलत हो गई, बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है भाई। ये क्या है, प्रासरण दाब का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके बेस्ड, इस पर बेस्ड क्या बताओ, क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब देखो प्रासरण दाब पर ना जो बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास में आता है, उससे पहले हम लोग ना एक विलयन पढ़ेंगे, ठीक है ना। विलयन क्या होता है, देखो अति प्रासरी विलयन, सम प्रासरी विलयन और अल्प प्रासरी विलयन, ठीक है ना। देखो आप एक चीज और पढ़ लो, प्रासरण दाब के आधार पर, ये क्या हो रहा है भाई, प्रासरण दाब, चल के मेरे भाई अगला तो आना चाहिए भैया, पेज पिछला खत्म हो गया क्या, चलो देखो क्या रहा है, प्रासरण दाब है ना, प्रासरण के आधार पर विलयन, आधार पर क्या बताओ, विलयन। देखो प्रासरण के आधार के है ना, आधार पर हम लोग विलयन की बात करेंगे। सुनो भाई, जो हमारा रक्त है ना, उसकी सांद्रता कितनी होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 0.9%, ठीक है ना। रुधिर कोशिका में स्थित द्रव का प्रासरण दाब, ठीक है ना, कितना होता है, रुधिर द्रव का प्रासरण दाब कितना होता है बताओ, 0.9%, ठीक है ना, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है भाई, वेट बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अगर कोई भी कोशिका जिसकी सांद्रता इससे कम है, तो पानी बाहर निकल जाएगा, पानी भाई। मान लो मेरे पास एक विलयन है, ठीक है ना, क्या है, एक
विलयन है, इसकी जो सांद्रता है वो 0.9 से क्या है, कम है। क्या है, कम है इस विलयन की सांद्रता। और मैं अगर इसके अंदर क्या रख दूंगा, एक कोशिका रख दूं, क्या रख दूं, कोशिका। चलो मैं ये डाल रहा था ना कोशिका, ये रख दूं। बताओ जो विलयन की सांद्रता है वो क्या है, कम है, मतलब ज्यादा है क्या, जल। तो जल क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, जल इसके अंदर जाएगा और ये क्या होगा, ये फूल जाएगा, है ना। तो ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता कम होगी इससे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प परासरी विलयन। क्या बोलते हैं, अल्प परासरी विलयन, ठीक है ना, अल्प परासरी विलयन। अब मान लो अगर मेरे पास दूसरा विलयन है, ठीक है ना, इस विलयन की सांद्रता जो है वो ज्यादा है 0.9% से। अब अगर हम लोग इसके अंदर कोई कोशिका रखेंगे, अब क्या देखो, बाहर जो विलयन है उसके अंदर पानी कम है, तो कोशिका के अंदर की पानी कहां जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो कोशिका सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो होगा विलयन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया, यहां पर होगा अति प्रासरी, ठीक है ना, अति प्रासरी विलयन। और इसको हम लोग बोल देंगे अल्प प्रासरी, अल्प मतलब कम, अल्प प्रासरी विलयन, ठीक है ना, अल्प प्रासरी विलयन बोलेंगे इसको, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक बीकर, देखो ये है, दूसरा वाला बीकर है। अब इसके अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता जो है ना, कंसंट्रेशन है वो 0.9% है। अब अगर हम इसके अंदर कोई सेल रख देंगे ना, तो पानी बाहर जाएगा जितना, उतना अंदर भी आएगा, ठीक है ना, बाहर गया पानी और फिर अंदर भी आ गया, जितना पानी गया उतना पानी बाहर आ गया। ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, समप्रासरी विलयन, ठीक है ना। तो ये आपको ना समप्रासरी विलयन पता होना चाहिए, समप्रासरी विलयन, ठीक है ना, क्या होता है, ठीक है ना, विलयन यानी कि हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। बहुत बार थ्योरी जो पार्ट है ना इस चैप्टर से, थ्योरी वाला पार्ट जो है वो या तो राउल्ट के नियम से आएगा, आदर्श अनादर्श से आएगा, या फिर इस यहां से आएगा, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अति को हम लोग बोलते हैं, अति प्रासरी को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और यहां पर क्या बताओ, यहां पर हमारे पास अल्प प्रासरी, हम इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा में। तो थ्योरी वाला जो पार्ट होगा इस चैप्टर से वो यहां से आ सकता है, ठीक है ना, या फिर जो थ्योरी वाला पार्ट होगा वो आदर्श और अनादर्श विलयन से आएगा, ठीक है ना। तो कोई जो पुराना चैप्टर विलयन है ये मैंने आपको पूरा अच्छे से यहां तक समझाया, ठीक है ना। अब इसमें केवल हमारा एक टॉपिक रह गया है, वैन हॉफ गुणांक, यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यानी कि बस वो ना अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग वैन हॉफ गुणांक ही पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो वहां से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। बड़े ही दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में, तो वो, और दूसरा एनसीईआरटी में जो अभ्यास प्रश्न है ना उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। यानी कि वान हॉफ गुणांक से संबंधित प्रश्न जो है वो अगले क्लास में, ठीक है ना। और ये आप लोग ना बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। देखो यार न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है ना, अभी आपने देखा एनसीईआरटी में जो है ना इंटेक्स क्वेश्चन है उसे आप करो सॉल्व जरूर, ठीक है ना। और जो आपके लिए जो मैं क्वेश्चन छोड़ करके जा रहा हूं, दो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, ठीक है। देखो ये रहा मेरे पास एनसीईआरटी, और इसमें ना ये सारे पढ़ने के बाद में देखो इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे ये वाले। देखो ये क्वेश्चन असामान्य मोलर भार से पहले, ये जो क्वेश्चन है ना आप इसे घर पे ना देखो जरूर ट्राई करना। अगर आपने क्लास आज की पूरी समझी है ना, तो यहां जो देखो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये चारों प्रश्न, ये चारों प्रश्न तो आपके सामने यहां पर मैंने रखा है, अगर आप इसे कर लेते हो अच्छे से तो तुम्हारे नंबर न्यूमेरिकल में विलयन से नहीं कटेगा, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन जो है एक एक अनुसंधान गुणधर्म पर आधारित है। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में आपको ये जरूर करना चाहिए, तो फिर आप क्या होगा, देखो विलयन में चैप्टर जो विलयन है जो मैंने आपको समझाया है कुछ नहीं कटेगा। ये पहला क्वेश्चन, शुद्ध जल का ये दो क्या है, वाष्प दाब है।
850 ग्राम जल में आपने 50 ग्राम क्या घोल दिया, यूरिया घोल दिया, तो घोला गया। तो विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके अपेक्षित अवनमन का प्रकलन करना है। यानी आपको यहां पर डेल्टा P अपॉन P नॉट एक बराबर है ना, ये एन बी अपॉन सब कुछ गायब, क्या क्या खुल रहा है, हाँ? अच्छा ये कुछ नहीं आएगा, चल क्या रहा है भाई, इससे भगा नहीं फिर, चलो डेल्टा P अपॉन ना एन बी अपॉन क्या आएगा, देखो एन बी अपॉन एन है ना, ये वाला जो है फॉर्मूला RLVP आपको इसमें लगाना है, इसके अंदर आपको डेल्टा टीवी वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना, इसमें आपको डेल्टा TF लगाना है, ठीक है भाई। और इसमें आपको क्या दो, बहुलक, जहां बहुलक कह देना पॉलीमर, वहां आपको परासरण दाब का कॉन्सेप्ट लगाना है, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है ना। बहुलक की जो बड़े बड़े RNA DNA इनका जो होता है ना भार, मोलर भार, वो हम लोग परासरण दाब के कॉन्सेप्ट से ही निकालते हैं। तो आपको ना क्वेश्चन ये पूछता है कि वो तो वैज्ञानिक ऐसा कौन सा मेथड या टेक्निक यूज करता है जिसकी मदद से वो बड़े बड़े प्रोटीन श्रृंखला, बड़े बड़े RNA DNA का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करता है, बहुलक का यानी कि पॉलीमर का, कौन सा मेथड यूज करता है वैज्ञानिक लोग। तो आपका आंसर ये आएगा असामान्य मूलाधार से जो पहले भार मर रहा है, परासरण दाब टेक्निक, ठीक है, परासरण दाब टेक्निक यूज करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में ना यहां से रखता है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद ना, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कि जो हमारा ना विलयन है हमारा 4 लेक्चर में खिंच गया भाई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सबको ना डिटेल में समझाया है, तो टाइम हमारा इसलिए लग गया, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।